सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी के चरणों में नमन और प्रेम वंदन। आज फिर से गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से हम इस पेन पॉइंट की क्लास को, इस श्रृंखला को और आगे बढ़ा रहे हैं। पर हम थोड़ा सा फिर से जानने का प्रयास करेंगे। जान तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर बूंद बराबर का भी, अगर जैसे बूंद का भी हजारवां हिस्सा अगर समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी हमारे लिए। इसलिए आज हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे कि समझने का, कि हर एक पेन पॉइंट क्या बताता है और क्यों हम उस पर जोर दे रहे हैं। आजकल आज के टाइम में जो हम बात कर रहे हैं वो आज की कर रहे हैं। अगर आज डेट है 14 जनवरी 2025, तो हम 14 जनवरी 2025 की ही बात कर रहे हैं कि आज क्यों जरूरत है इसकी। और आज के समय के हिसाब से क्यों पेशेंट्स में बदलाव आते जा रहे हैं, उसका हम एक बार छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल मात्र है सिर्फ वो, कि क्यों पेशेंट का शरीर हर हर समय बदलता रहता है। उसके आसपास के सर्कमस्टांसेस हैं, नेचुरल कैलामिटीज हैं, कोई भी समस्या हो गई, उसके हिसाब से बॉडी अपने आप को ढालती भी है। और उस समस्या के हिसाब से बॉडी एक नेगेटिव फेज से भी गुजरती है। एक बार हम उसको भी समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। इसी के साथ सबसे पहले श्री सद्गुरु देवाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को नमन और परमात्मा का नमन। उनको उनको धन्यवाद। उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले उन्हीं को नमन। जहाँ गुरु है वहीं प्रीत है, जहाँ गुरु है वहीं जीत है। जहाँ पर गुरु का सम्मान है, गुरु की पूजा है और गुरु का जिक्र है बार बार। जिक्र के माने उनके गुणगान, उनकी स्तुति, उनका उत्सव। जहाँ पर गुरु की बातें होती हैं वहां पर हमेशा प्रीत होती है, प्रेम होता है। और वहीं पर जीत होती। जीत का मतलब वो हार जीत वाले हम बकवास नहीं करेंगे। जीत का मतलब होता है कि किसी से हमें कोई द्वेष नहीं है। हमने इस दुनिया में रहकर भी, इतना नेगेटिव फेस में रहकर भी, इस नेगेटिव माहौल से निकल कर भी हम इतने अच्छे जगह पर पहुंच पा रहे हैं, इतने अच्छे मुकाम पर जीत पा रहे हैं। हमने हार नहीं मानी। उस हार ना मानते हुए भी हम अच्छे मुकाम पर जाते जा रहे हैं, हम उसको जीत मानते हैं। कि असली जीत वो है कि हमने इतना पढ़ाई की, ना कुछ हमने समेटा बटोरा, और फिर अगर हम पेशेंट को ठीक कर पा रहे हैं, डायग्नोस कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए एक एज अ न्यूरोथेरेपिस्ट हमारे लिए वही एक बहुत अच्छी बात है। और एक सबके लिए अच्छी बात है वो। इसी के साथ क्लास को शुरू करते हुए, न्यूरोथेरेपी साइंस में गहन शोध, क्योंकि वो चलता आ रहा है। क्योंकि शोध का जरूरी क्यों है इतना रिसर्च? रिसर्च जरूरी इसलिए भी है क्योंकि समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं। न्यूरोथेरेपी साइंस में गहन शोध के चलते पिछले कुछ महीनों में हमने काफी सारे पेशेंट पर अलग अलग तरह से गुरुजी द्वारा बताए गए प्रत्येक वाक्य को प्रैक्टिकली उनके रिजल्ट देखे। कि इस दशक यानी कि 2020 के बाद जो 2020 या उसके बाद जो समय शुरू हुआ, दशक बदला, उस दशक में पेशेंट पर किस तरह का ट्रीटमेंट अप्लाई किया जा सकता है। समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं, इसीलिए हमारा शरीर भी समय के साथ खुद को ढालता रहता है। क्योंकि कोरोना का फेस जो आया है बहुत ही एक नेगेटिव फेस आया। अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, लेकिन उस फेस से गुजरने के बाद लोगों का शरीर बहुत प्रभावित हुआ है। किसी को चाहे डिटेक्ट हुआ या ना हुआ, लेकिन आजकल देखने को मिलता है कि अधिकतर पेशेंट को या तो उस समय समस्या हुई होती है, यानी कि उस फेज के दौरान जो समस्याएं थी वो आई होती हैं, नहीं तो टीके के बाद दिक्कत आई होती है। इससे हम समझते हैं कि जो कोरोना का ये फेज गया ये काफी चैलेंजिंग फेज था और लाइफ चेंजिंग था। इसने बहुत सारी समस्याएं खड़ी भी की और बहुत सारी लाइफ्स को चेंज भी कर दिया। अब आप कहेंगे कि भाई पेशेंट ने तो काढ़ा भी पिया, विटामिन सी की गोलियां घपा घप खाई, बिना डॉक्टर से पूछे खाई, बिना अपने हेल्थ कंसल्टेंट से पूछे खाई। उसमें देखा कि रील में बोला है कि विटामिन सी खाओ, रील में लिखा है कि अदरक खाओ दबा के, गिलोय पियो, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कुछ चीज़ों को कॉम्बिनेशन बना कर दिया जाता है। कुछ काढ़े ऐसे होते हैं जो अगर ज्यादा पी लिए जाए तो वो खुश्की कर जाते हैं पेट में। ऐसा कुछ अब हमें देखें तो गिलोय का काढ़ा है, अगर वो बहुत ज्यादा बंदा पीता रहेगा तो खुश्की हो जाएगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमेशा चीजें दी जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ चीजों में हमें एक बार सलाह लेनी जरूरी होती है हेल्थ कंसल्टेंट की। तो विटामिन सी खाई हो, काढ़ा पियो, इम्यूनिटी बूस्टर कुछ आते थे पहले उसके काढ़े पियो, ना जाने क्या क्या नहीं खाया, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत इसमें यह आती है कि पहली बात तो जिन्हें भी दिक्कत हुई होगी उन्होंने तरह तरह का इलाज लिया, एडमिट भी हुए, बहुत ही तनाव भरे माहौल में रहे।
जिससे उनका शरीर और मस्तिष्क दोनों बहुत स्ट्रेस में रहा होगा। और ये स्ट्रेस तनाव भी एक कारण है जो हमारे शरीर को कमजोर करता है। जिन लोगों ने बहुत काढ़े पिए, दवाई खाई, उनके शरीर में काढ़े या दवाई की गर्मी से भी समस्या आई है। और इस मतलब दवाई को बिना पूछे और लंबे टाइम टाइम तक खाना, जैसे आप देखेंगे कि पेशेंट क्या करता है कि मान लिया जाए किसी एंटीबायोटिक खाने से उसके गले में आराम मिला, तो वो एंटीबायोटिक का नाम अपने पास रखेगा, नहीं तो उसका पर्चा संभाल के रखेगा, नहीं तो वो दवाई का लिफाफा संभाल के रखेगा, पत्ता। और उस पत्ते को दिखा कर केमिस्ट के पास जाके बोलेगा कि मेरे को ये दवाई फिर से दे। अगर 10 दिन की खुराक होती है तो वो 20 दिन की रहेगा, 20 दिन की होगी तो 30 दिन की रहेगा। तो वो ऐसे कर करके खुद से ही वो दवाई को बार बार खाता रहेगा, और उस अपने पेट के जो माइक्रोबायोटा है उसको हिला देगा। और बाद में उसको जब आईबीएस की जब समस्या शुरू होगी तो वो बोलेगा कि मेरे को नहीं पता ये कैसे शुरू हुआ। जबकि सच्चाई क्या आती है, सच्चाई कहें या उसकी हम लापरवाही कहें, ये एक माइंडसेट कहें हम यहाँ का ये कहीं का भी, कि पेशेंट को लगता है कि पैसे ना खर्चने पड़े, इसीलिए वो वहां जाता है केमिस्ट का दवाई लेने के लिए और दिखा के पता ले लेता है। और बाद में जब दिक्कत होती है तो उसको खुद को अंदाजा ही नहीं होता कि मैंने क्या किया है। जिन्होंने खुद से बहुत सारे मसाले या जड़ी बूटी काढ़ के पीते रहे, लेकिन उन्हें उसका परिणाम अब देखने को मिलता है कि वो जो हमने बार बार पिए, कई लोग बोलते थे, हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि हम कोरोना के टाइम में चाय में गिलोय, हरसिंगार, तुलसी, कहीं कितने तरीके के हम पत्ते काट के चाय में पी लेते हैं। तो अब हर एक चीज की एक नेचर होता है, तहसीर होती है, हर अपनी बॉडी की तहसीर होती है, किसी को कुछ सही बैठता है, किसी को कुछ अच्छा बैठता है। ये हम क्यों बात कर रहे हैं बार बार, कि एक फेस ऐसा आया जिसने लोगों का शरीर बदल दिया, दुनिया बदल दी। यह हो गई बात उस समय, बात हो गई समय समय की। भी बात एक दौर आया जो निकल गया, लेकिन वो निकला, ऐसा निकला कि हर एक शरीर पर अपनी छाप छोड़कर गया। अब उसमें कहें कि हम पूरे टाइम मास्क लगाए रखा तो वही हवा बार बार अपने इनहेल एक्सेल करे जा रहे हैं। फिर टीके लगवाए, टीके लगवाने के बाद भी लोगों को दिक्कत आई है। उस टाइम लोगों को अगर कोई समस्या हुई थी तो उस समस्या के कारण उनकी इम्यूनिटी लो हुई होगी। अगर नहीं तो उन्होंने कई बार, हम आप लोग कोई मानेंगे भी नहीं, ऐसे लोग भी देखे हैं जो बोलते थे हम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाते हैं? सुबह शाम हम डोलो की टैबलेट खाते हैं, सुबह दोपहर शाम के हिसाब से। और वो टैबलेट खा खा कर हमने तो पूरा कोरोना बिता लिया, कुछ नहीं हुआ हमारे को। अब उनको कैसे हम समझा सकते हैं कि तुमने जो खाया है वो आगे जाकर बहुत बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को पैदा कर सकता है। सिर्फ कुछ दवाइयों के सॉल्ट ऐसे, बहुत सारी दवाइयों के सॉल्ट ऐसे हैं जो किडनी, लीवर और गॉल ब्लैडर, पूरा अगर लेडीज है तो यूट्रस, हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देगा पूरा। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि जब भी दौर बदलेगा, जब भी कोई समय ऐसा निकलेगा, तो लोगों के शरीर में बदलाव जरूर आएगा। तो ये बातें थी दौर की, जो एक दौर निकल चुका है। अब बात आती है कि यदि किसी व्यक्ति को नेचुरली ये प्रवृत्ति यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होने लगे, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली यह भी है कि ऐसे स्प्लीन वाले पेशेंट में किसी ना किसी पेरेंट को तो ऐसी हिस्ट्री या बॉडी कंस्ट्रक्शन जरूर देखने को मिलता है। माने अगर कोई पेशेंट है, बच्चा ही आता है, या फिर मान लिया जाए 30 साल का है, 40 साल का, वॉट एवर, तो पता चलेगा कि उसके माता पिता में से किसी एक को या तो कोई एलर्जी की दिक्कत रही होगी, लो इम्यूनिटी की, या फिर किसी को शरीर देखने को मिलेगा कि दुबला पतला है माँ बाप में किसी को, या ऐसा पता चलेगा कि उनमें से किसी एक को बहुत तेज फीवर आ चुका था पहले, टाइफाइड रह चुका था पहले, या कोई मलेरिया डेंगू रह चुका था, जिसके कारण वो उस टाइम तक, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ था तब भी वो कमजोरी में रहते थे। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं, या एक हेरिडिटरी कहीं, जेनेटिक कहीं, कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी कुछ चीजें चलती आ रही हैं। लेकिन अगर क्या हो कि अगर जो पेशेंट हमारे पास आया है, अगर हम उसको रिकवरी में ले आए अच्छे से, और आगे उसके लाइफ में या उसके जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, बच्चे आएंगे, उनमें ये दिक्कत ना आए, तो कितनी अच्छी बात होगी। तो हमने इतना बड़ा काम किया कि हमने उसकी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारी चलती आ रही थी, समस्या चलती आ रही थी, वो हमने हील करनी शुरू कर दी। लेकिन इसमें पहले ये बात यह है कि उसका खुद का भी मन होना चाहिए। ऐसे लोग जो देखे हमने, या तो उन्हें फ्रिक्वेंटली जुकाम होता रहता है, या तो कहें कि अब सर्दी का टाइम है, बाहर निकलेंगे हवा लगेगी, नाक बह जाएगी और सर में दर्द हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। या बाहर जाएंगे, हवा चल पड़ेगी, थोड़ा सा मुंह में हवा लग जाएगी, गले में हवा लग जाएगी, उसी टाइम उनको दिक्कत होने लग जाती है। नहीं तो जब भी बुखार होता है तो बहुत तेज होता है, और बॉडी की काफी ज्यादा एनर्जी सक हो जाती है, सक कर लेता था बुखार। यानी कि अगर पेशेंट चलता फिरता भी है तो वो इस कंडीशन में पहुंच जाएगा कि वो
बाथरूम जाने के लिए भी थोड़ा सा वीक महसूस करेगा। इसीलिए इन्हें खाना खाया हुआ नहीं लगता। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी ऐसे पेशेंट हैं पहले उन्हें सेल्फ ट्रीटमेंट सिखाया जाए। और किसी इसी कारण इनकी बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि जब हमें फ्रिक्वेंटली बुखार चढ़ता है तो आप देखेंगे कि क्यों पेशेंट का हार्ट बीट कई बार बढ़ी हुई रहती है। इसके अगर हम हार्ट बीट चेक करेंगे तो बहुत ही हाई लेवल पर उसकी पल्स चल रही होती है। इसके चलते स्प्लीन अपना साइज बड़ा कर लेता है। स्प्लीन को क्यों बड़ा करना पड़ता है? क्योंकि इसको बड़ी जंग लड़नी है। लेकिन ऐसा डायरेक्टली नहीं होता कि सीधा स्प्लीन पर आता जाएगा। उससे पहले उसका बड़ा भाई लीवर भी बैठा हुआ है। लीवर अपने पास पहले पूरा रिपोर्ट रखता है हर चीज की, कि कब क्या करना है। लेकिन जब ये चीजें बार बार होने लगती हैं या कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है कि हमारी बॉडी ज्यादा ही इन्फेक्शन वाले दौर से गुजरती है, इसलिए अपना साइज बड़ा कर लेता है, क्योंकि उसको ज्यादा काम करना है, अब फौज ज्यादा बनानी है, फौजें भेजनी है उसको सीधी। तो इसके साथ जब स्पिन पर जोर पड़ता है उसके पीछे पीछे लीवर भी अपना साइज बड़ा कर लेता है, क्योंकि उसको कुपर सेल भी चाहिए वहां से। और उसको फिर वहां से डिटॉक्सिफिकेशन भी करते रहना है, खून का भी, इतने भी मेटाबोलाइट्स हैं, इरिटेंट है। इरिटेंट का मतलब है कि जो पदार्थ वहां आया है जिसने इरिटेशन पैदा की है बॉडी में, उसको भी वहां से फिल्टर आउट करना है। और क्योंकि इस सब में हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है, तो अपना आकार बड़ा कर लेता है। ये एक सिंपल भाषा में हम बात कर रहे हैं कि ये सब कैसे कैसे चलता है। फिर गुरु जी का एक इसमें बुक में कटिंग था, एलिमेंट्री वेद भाग 4 पेज नंबर 47 में, स्प्लीन एंड हार्ट एनलार्जमेंट। मलेरिया आने पर स्प्लीन बड़ी बड़ी हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है। तो स्प्लीन वाले पॉइंट में दर्द, यानी कि स्प्लीन 4+ का, जैसे गुरुजी ने यहाँ पे साइन दिखाया हुआ है, यानी कि हल्का सा भी दबाएंगे तो बहुत दर्द होगा वहां पर। अगर 5-6 मास ऐसी ही कंडीशन रहे तो लीवर भी इसी के कारण बड़ा हो जाता है। और अगर 5-6 मास ऐसा ही चलता रहा तो हार्ट भी एनलार्ज हो जाता है। इसी में हर 8-10 दिन में शाम को 99.5 डिग्री तक बुखार आ जाता है। ये छोटा ही बुखार होता है। शाम को रोगी का मन लेटने को करता है या थका थका सा लगता है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है। इसका उपचार जो गुरुजी ने बताया था उस समय के हिसाब से, यानी कि जब ये बुक लिखी गई होगी उस पहले का ये उपचार होगा जो कि कुछ लोगों पे काम कर रहा था। फोर मेडुला क्लॉकवाइज, T1 T2 प्लस 3 रामन ट्रीटमेंट। ये उपचार रोगी और एक साथ में ऑक्सीजन ट्रीटमेंट। ये उपचार रोगी के घर किसी को सिखा देना चाहिए, ताकि वह रोज उसे 4-6 उपचार दे सके। फिर कहीं 3-4 मास में वह ठीक होगा। ये बात गुरुजी ने भी यहाँ लिखी कि 3 से 4 महीने इसको मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन ये कब से? जब उस हिसाब से, जब उस समय के लोगों के हिसाब से। लेकिन आज लोगों का क्योंकि शरीर और खराब होता जा रहा है, तो हमें ये मानना चाहिए कि कम से कम 6 महीना तो खुद से उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम के हिसाब से कोई किसी को घर पे देखा गया कि ट्रीटमेंट देने से भी लोग वो कर देते हैं, हिचकिचाते हैं या इनकार कर देते हैं कि भाई हमारे बस का नहीं है इसको ट्रीटमेंट देना, इसने हमने इसकी बहुत सेवा कर ली, बहुत टाइम से इसने दिमाग खराब करके रखा हुआ है हमारा, तो हम तो इसको ट्रीटमेंट दे नहीं सकते, ये अपने आप देखेगा अब। तो ऐसी कंडीशन में भी लोग पहुंचते हैं, और ये सच्चाई है आजकल के, आज के टाइम की, कि कोई भी घर के व्यक्ति ही सीधा मना कर देते हैं कि भाई हमारे बस का नहीं है। और गॉड से अगर वो मान भी गए तो वो घर पे करते नहीं है लोग किसी की थेरेपी। वो बोलेंगे मेरे को काम है, मेरे को बाहर जाना है, फलाना करना है, ढिमकना करना है। तो इसलिए सबसे अच्छा हम क्यों क्या एडवाइस करते हैं कि पेशेंट खुद से अपना ट्रीटमेंट लेते रहे। कुछ भी नहीं तो हमारे पास अब 5-15-5 तो है ही, हम 5-15-5 खाकर उसको खुद से ट्रीटमेंट लेने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो एक बार हमने पहले भी देखा था कि जब हार्ट सॉरी गोल ब्लैडर enlarge होता है तो उसका जो पेन होता है वो राइट साइड के कंधे पर रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्शन है उसका, रेफर्ड पेन, जो हमने पहले भी देखा था। जब भी स्प्लीन एनलार्जमेंट होता है तब उसका साइज बड़ा हो जाता है। इस तरह गॉल ब्लैडर आसपास के नर्व्स को इरिटेट करता है, वैसे ही स्प्लीन भी डायफ्रागम द्वारा फ्रेनिक नर्व को इरिटेट करेगा। के कारण लेफ्ट शोल्डर में दर्द रिफ्लेक्ट होता है। ये नहीं है कि अगर दर्द है तो वहाँ कुछ ब्लॉकेज हो गई है, एक नस बंद हो गई है तो वहां दर्द आ रहा है, ऐसा होता होगा वैसा भी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। वो एक वहां पर रिफ्लेक्शन है उसका दर्द का, क्योंकि वो नर्व ऐसे जा रही है, तो उसने नीचे वाली जब नस छिड़ी तो उसने ऊपर जाके अपना दर्द दिखाया। जब भी हम ऐसे पेशेंट में जिन्हें स्प्लीन में दर्द है उन्हें वायरल ट्रीटमेंट देंगे, एनलार्ज स्प्लीन अपने नॉर्मल साइज में आना शुरू होगा। तो ये नहीं कहेंगे कि ऑन द स्पॉट ही इसको आ जाएगा। कुछ पेशेंट में होता है, कुछ पेशेंट में हो सकता है 2 दिन भी लग जाए, ये हफ्ता भी लग जाए, ये तो एक कंडीशन पे डिपेंड करेगा। हमें कभी मायूस नहीं होना इस बात पर कि मैंने एक दिन लिया तो रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अगर हमें विश्वास है कि इस देने से रिजल्ट आएगा, तो क्यों ना हम 2 दिन और दे के देख लें।
जिससे लेफ्ट शोल्डर में होने वाले दर्द में आराम मिलेगा। इसका एग्जाम्पल हमने अपने पे भी देखा हुआ है, और क्योंकि अपने पे देखा है तो हमें पता है कि हाँ ये काम करता है, और बहुत सारे अन्य लोगों पर तो देखे ही है अब। जिन लोगों का स्क्रीन एनलार्ज होगा उन्हें दोपहर के समय खासकर 3 से 4 बजे के बीच में थकान महसूस होगी, उन्हें नींद आएगी। ऐसा बहुत सारे पेशेंट को देखने में मिलता है कि दोपहर के समय में नींद आती है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाइपोथायराइड वाले पेशेंट में ही ऐसा होगा, लेकिन जो बिल्कुल ही स्किन के पेशेंट हैं उनको भी ठंड में बड़ी दिक्कत आती है, हवा से बड़ी उनको समस्या होती है, पंखे की हवा भी वो सहन नहीं कर पाते कई बार। जैसा भी हमने देखा था, स्प्लिनोमेगाली से हेपाटोमेगाली, हेपाटोमेगाली से कार्डियोमेगाली। ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब रिपोर्ट में लिखा होता है तो वो ऐसा नहीं लिखते, कई बार लिखते भी है नहीं भी लिखते, लेकिन हमें टर्म्स को पता होना जरूरी है। शायद इसीलिए ऑपरेशन के बाद कई लोगों को शोल्डर में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि शायद ये नस छिड़ जाती होगी। और ट्राई टू रीड एलिमेंट्री वेद भाग एक, एलिमेंट मतलब जितने भी वेद हैं एलिमेंट्री के, उस सभी को पढ़िए, क्योंकि एक एलिमेंट्री वेद बुक को पढ़ने में 1 साल लगता है। ये हमने पहले भी कई बार बात की है। तो क्या है, स्पिन हमारा एक वाइटल वाइटल ऑर्गन है, जो हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और इसका एक और काम है कि ये ब्लड का फिल्टर भी करता है। फंक्शंस क्या है इसके, फिल्टरिंग द ब्लड। द स्प्लीन रिमूव्स ऑल डैमेज एंड और इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम द सर्कुलेशन। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि स्प्लीन के अंदर के जो आर्टरीज हैं वो बड़ी नैरो हैं। अगर अगर क्योंकि क्या होता है, आरबीसी जब एक आर्टरी से गुजरेगा, अगर तो वह यंग है, अगर हमारी आपकी तरह अगर वो यंग है, तो वो पतली गली से भी निकल जाएगा। लेकिन क्या हो, अगर कोई बूढ़ा आदमी हो तो वो पतली गली से उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक कदम आगे रखेगा, उसको जोर ही नहीं लगेगा आगे निकलने का। ऐसे ही वहां होता है, जब आरबीसी वहां से आर्टरी से गुजरती है, इसकी ट्यूब से गुजरती है, और क्योंकि वो ट्यूब नैरो है आरबीसी के कुल साइज से, जो भी रेड ब्लड सेल पुराना होता है, ओल्ड होता है, तो वो वहां से नहीं निकल पाता। इसलिए इसको कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। इम्यून फंक्शन। The spleen produces and stores immune cells such as lymphocytes and macrophages, which help fight infection. Blood storage. The spleen acts as a reservoir for red blood cells, releasing them into the circulation as needed. Hematopoiesis in fetal life. Fetal life यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है, the spleen produces आरबीसी including ब्लड सेल, इंक्लूडिंग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। और क्यों भी ऐसा होता है कि जब कोई स्प्लीन का पेशेंट या वायरल का पेशेंट जब का वायरल ट्रीटमेंट लेगा, या 5-15-5 लेगा, नहीं तो नॉर्मल ट्रीटमेंट लेगा, तो उसको वो लेते के साथ ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसका स्प्लीन का एक काम आरबीसी का भी है कि उसने वहाँ पर स्टोर भी करके रखा हुआ है। जितनी जरूरत होती है उतना वो रिलीज करता रहता है। यानी कि एक काम ये भी है कि वायरल के पेशेंट में ब्लड की कोई दिक्कत रहेगी, या उसकी कमी रहती है, या उसकी कमजोरी रहती है, या हीमोग्लोबिन कम होगा उसमें, उसके रूट कॉज बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन इसको पहचानना हमारे को पड़ेगा। तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल नो डाउट थाइमस का है, लेकिन हमारे पास थाइमस को डायरेक्टली चेक करने का कोई ऐसा पेन पॉइंट नहीं है कि हम यहाँ दबाया दर्द है तो थाइमस में दर्द है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता भी हो तो हम हर व्यक्ति के स्टर्नम बोन पर तो हाथ नहीं लगा सकते ना। अगर हम कहें कि यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे थाइमस में दर्द होगा, तो क्या एक लॉजिकल बात है, क्या हम अपने अपोजिट जेंडर के बंदे पर हाथ लगा सकते हैं क्या ऐसे? तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें संभल कर रहना चाहिए कि थाइमस में अगर दर्द भी है तो वो किस चीज का दर्द है, वो क्या वो थाइमस में डायरेक्टली वहां सूजन आ जाएगी तो हड्डी के अंदर थाइमस और बाहर सूजन उसकी पता चल रही है। तो चीजों को बड़ा समझना पड़ेगा हमें, कि हम कुछ चीजों में हमें थोड़ा लॉजिकल रहना पड़ेगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता। इसीलिए गुरुजी ने हमें स्पिन का पेन पॉइंट दिया है, वहां पर भी लिखा हुआ है इसमें भी कि स्पिन का दर्द हमें देखना है। यहाँ पे गुरुजी ने कहीं लिखा कि थाइमस का दर्द देखना है हमारे को, क्योंकि गुरुजी ने, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई जगह भी नहीं है जहाँ पे हम थाइमस का दर्द डायरेक्टली चेक करें। इसलिए हमें कुछ चीजों को समझना जरूरी है हमारे लिए। इसलिए कुछ ने स्प्रिंग को पूरा अच्छे से खोलकर इसमें बताया है कि स्प्रिंग में दिक्कत हो ही क्यों रही है। तो बात आती है कि अगर हम स्प्रिंग का पॉइंट देते हैं तो देते कहाँ पर है। स्प्रिंग का जो पॉइंट हम देते हैं राइट फीमोरल आर्टरी पर, क्योंकि हमारी बॉडी अपोजिट काम करती है। तो राइट साइड में देते हैं, इसलिए लेफ्ट साइड में इफेक्ट आता है। इसके बाद आता है कि एक इफेक्ट आता भी है, तो हमने देखा था पहले भी कि हमारे यहाँ पे पैंक्रियास का पॉइंट आता है, यहाँ एब्डोमिनल आउटा आता है। उस एब्डोमिनल आउटा से बहुत सारे बाइफरकेशंस होते हैं। राइट साइड का बाइफरकेशन अलग है गॉल ब्लैडर के लिए। लेफ्ट साइड का जो बाइफरकेशन है वो स्प्लेनिक आर्टरी में आता है। स्प्लेनिक आर्टरी वहां से निकलकर स्प्लिन के पास जाती है।
तो उसमें आप देखेंगे कि हम कई बार सोचते हैं कि स्प्लीन है, स्प्लीन को डायरेक्टली हाथ मारती है वहां पे, तो डायरेक्टली स्प्लीन को हम टच नहीं कर सकते, ऐसे कि हमने डायरेक्टली स्प्लीन पर ही दबाया है। उसके वहां पर जो आर्टरी आती है, हमारा ऐसा मानना है कि हम उसको दबाते होंगे, क्योंकि स्प्लीन तो रिब केज के थोड़ा सा अंदर की तरफ आता है, तो वहां पर दबाना ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम स्प्लीन को ही दबा देंगे। क्योंकि अगर हम इस इमेज को भी देखें तो पहले तो स्प्रिंग का एक नॉर्मल साइज और एक जो उसका लार्ज साइज है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए जब एनलार्जमेंट होता है तो इतनी इरिटेशन होती है। और फिर दूसरा, जब यहाँ पे देखेंगे राइट साइड की इमेज में, स्प्रिंग के थोड़ा सा अंदर की तरफ आता है। अब ऐसा हमेशा नहीं हो सकता कि हम स्प्रिंग पर ही दबाएंगे, क्योंकि वो रिब केज के थोड़ा अंदर की साइड आता है, आप खुद भी देख सकते हैं चीजें। क्योंकि इतना एब्डोमिनल विसरा आता है ऊपर, इतनी सारी कवरिंग आती है, तो एग्जैक्टली दबाकर हमारा ऐसा मानना है कि हम आर्टरी पर हम चेक कर रहे हैं कि आर्टरी में ब्लड का सप्लाई ठीक है कि नहीं है, ब्लॉकेज है कि नहीं, क्लॉट है कि नहीं। अगर आर्टरी में पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है, माने स्प्रिंग की तरफ का जो ब्लड का सप्लाई है वो कम जा रहा है यहाँ की वजह से, और हम ठीक भी उसी को करते हैं। अगर हमने ब्लड का सर्कुलेशन ठीक किया है, कोई ब्लॉकेज खोली है, तो वो आर्टरी के द्वारा या वेन के द्वारा ही तो खोली होगी। इसीलिए कई जगह हम आर्टरी पर ही चेक करते हैं, बल्कि यहाँ पर भी हम आर्टरी चेक कर रहे हैं पेन पॉइंट पर भी, क्योंकि पेंक्रियास इतने ऊपर तो आता नहीं है, वो तो हल्का सा नीचे की तरफ जाके आता है पेंक्रियास, एब्डोमिनल आउटरा के भी। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि क्योंकि कई बार पेशेंट हो सकता है डॉक्टर भी हो सकता है वो मेडिकल पूरी टर्मिनोलॉजी की जानकारी रखता हो, तो वो पूछ भी लेगा कि तुम स्क्रीन पर कैसे दबा रहे हो, स्क्रीन तो यहाँ है ही नहीं, तुमने गॉल ब्लैडर पे कैसे दबा लिया, कि गॉल ब्लैडर एग्जैक्ट इसी जगह पे है जहाँ पे तुमने दबाया है, ये स्टमक एग्जैक्ट इसी जगह पर है जहाँ पे तुम दबा रहे हो। ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता। हम उस जगह के जो कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्टरीज हैं, जो मसल्स हैं, उसका एक हम उसको चेक करके पता कर रहे हैं। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि जहाँ हमने प्रेशर दिया है वहाँ तो स्प्लेनिक आर्टरी है, इसका मतलब है कि हम डायरेक्टली स्प्लेन को नहीं दबा रहे, बल्कि उसके आर्टरी को दबाकर चेक कर रहे हैं कि वहाँ पर ब्लड फ्लो कैसा है। ऐसा हमारा सोचना है, हो सकता है हम गलत भी हूँ, हो सकता है सही भी हूँ। ये जब तक हम पूरा रिसर्च नहीं करेंगे तक हमें पूरा एक्सैक्ट पक्का नहीं होगा इसका। फिर वहां पर डिसेंडिंग कॉलोन की शुरुआती भाग भी आता है। स्प्लीन का दर्द कॉलोन का भी हो सकता है, वो स्प्लीन एक एब्रिविएशन है, यानी कि एक सिर्फ उसको जानने के लिए है कि इतना बड़े को हम तो नहीं बोल सकते कि डिसेंडिंग कॉलोन भी या स्प्लीन का आर्टरी कुछ, तो वहाँ का एब्रिविएशन है उस एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का, ये जानने का कि यहाँ पर हम जो मैंने पॉइंट ढूंढा गुरुजी के हिसाब से ऐसे कहें तो अगर ये जो पॉइंट गुरुजी ने ढूंढा है स्प्लीन का एरिया है, और वहां पर डिस कॉलोन भी है और स्प्लीन दोनों है। वो पेशेंट को देखने के बाद में समझ आएगा कि तो हमें देना क्या है आखिर। स्प्लीन के दर्द को हम हमेशा से ही समझ पा रहे हैं कि ये स्प्लीन एनलार्जमेंट के कारण है, और वो ठीक तभी होगा जब हम उस बिगड़े हुए सिस्टम को ठीक कर सकें, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम जो बिगड़ चुका है, उसको हमें ठीक करना होगा। उसे ठीक करने का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है? हमारा वायरल ट्रीटमेंट, जो आजकल कुछ एक डेढ़ सालों में बहुत ही अच्छे से यूज हुआ, जो कि पहले यूज होता ही नहीं था कहीं इतना। लेकिन जो इस ग्रुप के द्वारा जो एक मीडियम बना, लोगों को समझ में आया कि हाँ वायरल ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है कि हम वायरल में ही देंगे, लेकिन एक सिस्टम को ठीक करने का ट्रीटमेंट बनाया गुरु जी ने। तो ऐसा नहीं होता कि कोई टेप अगर वायरल है तो वायरल में ही देंगे या बुखार में ही देंगे, नहीं। उसमें कहीं ऐसा स्टैम्प पेपर पे नहीं लिखा हुआ कि ये इस पे देना है, लेकिन हाँ ये भी नहीं लिखा हुआ कि इसमें नहीं देना। तो जहाँ हमें इसका कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, जहाँ मिलेगा कि हाँ ये वायरल हिस्ट्री का पेशेंट है, ये इसका ये सिस्टम बिगड़ा हुआ है, तो वहां पर भी हमें देना पड़ेगा, चाहे हम माने या ना माने। लेकिन समय के साथ साथ ये पाया गया है 5-15-5 3 रामन माइल्ड वायरल ट्रीटमेंट 1 गैसाई 6 पॉइंट, इतना ट्रीटमेंट भी देने से पेशेंट को बहुत अच्छा आराम मिलता है। उसी से पेशेंट को धीरे धीरे फर्क आने लगता है, लेकिन ये मान के चलना होगा कि जो फर्क आएगा वो धीरे धीरे आएगा, और आएगा तब अगर कंसिस्टेंसी के साथ पेशेंट रोज ट्रीटमेंट लेगा और जैसा बताया गया है वैसा ट्रीटमेंट लेगा। क्योंकि 5-15-5 हम बैठे बैठे भी ले सकते हैं बंदा। माइल्ड वायरल अगर उसको कुछ भी नहीं कर, 1 लिम्फ 1 थैलेमस लेना है, कुछ भी नहीं तो थाइमस लेने में वो बैठे बैठे 3 बार इधर 3 बार इधर रब कर लेगा। और 1 गैस 6 दिन में एक या 2 बार भी ले लेगा, उसका पेट भी दुरुस्त रहेगा और हार्ट भी दुरुस्त रहेगा। तो ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट है, पेशेंट जहाँ मर्जी बैठा है वहां कर सकता है। और इसमें मेडुला लेने में भी कोई हेजिटेशन नहीं होती लोगों के सामने, लीवर लेने में भी कोई खास हेजिटेशन नहीं है। 3 का पॉइंट एक बार दबाया, पॉइंट में लेके छोड़ दिया।
बहुत सारे ट्रीटमेंट है जो हम खुद से कर सकते हैं और कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं। इसलिए बार बार बात होती है कि सेल्फ ट्रीटमेंट में हमें जोर देना है, और छोटे छोटे ट्रीटमेंट, इतना छोटा ट्रीटमेंट, इतना लाइट इतना लाइट वेट ट्रीटमेंट हम बच्चे को भी दे सकते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों को भी देखकर चलना होगा, हर एक वक्त पे समझना पड़ेगा कि आज के समय में पेशेंट किस तरह की लाइफ को जी रहा है। उस तरह की लाइफ के हिसाब से हमें अपने ट्रीटमेंट को उनको बनाकर देना है कि तुम ऐसे नहीं ऐसे इसको यूज करो। और उसमें भी ऐसा पाया गया है कि स्पेन वाले पेशेंट में सिर्फ 62 फिंगर लीवर देने से ज्यादा फायदा होता है। स्पाइट ऑफ गॉल वाले पेशेंट में 62 फिंगर गॉल लीवर दोनों एक साथ देने से ज्यादा फायदा मिलता है, ऐसा सिर्फ प्रैक्टिकली देखा गया है। लेकिन स्पेन वाले पेशेंट में देखा है कि सिर्फ लीवर को जब हम उकसाते हैं ज्यादा, ये आईपीएस के पेशेंट में भी देखा है कि लीवर ज्यादा उकसाने से उसको अच्छा फायदा मिलता है। लेकिन गॉल वाला पेशेंट जो है उसमें गॉल लीवर दोनों देने से ज्यादा फायदा है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि हम दे ही नहीं सकते, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है कि ऑब्जर्वेशन में ऐसा आन देखने को मिल रहा है। वायरल वाले पेशेंट में 60 TF लीवर 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 से भी बहुत फायदा मिलता है। 5 15 5 दिन में कई बार लेने को बोलना है, कई बार वो लेंगे तब वो एक बार लेगा। 1 पॉइंट लीवर भी हर 2 घंटे में लेना है, तब जाके वो दिन में एक बार लेगा। अगर ऐसा लगभग 6 महीना चलता रहेगा तो ही वायरल पेशेंट फुल रिकवरी की तरफ जाएगा। अगर उसने बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है वो फिर सिस्टम वहीं अटक जाए और उसको धीरे धीरे वही वापस जाने लगे। कि जो खुराक उसको लेने को बोली है, अगर बोला 10 दिन की खुराक लेनी है, 10 दिन की लेनी है, उसमें फिर कोई यहाँ पे कोई दुकान पे नहीं आया कि हमें बार्गेनिंग करेगा कि 10 दिन नहीं 5 दिन का कर दो। वो हमारे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है, वो पेशेंट के हाथ में ही है, उसकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन हुई है। तो कोई इसमें किसी का जोर नहीं है कि हम 6 का 3 कर देंगे, 3 का 1 महीना, 1 महीने का 15 दिन कर देंगे। ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा। इसके लिए हम उनको समझा सकते हैं जैसे कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना पड़ेगा। इतने समय अगर ले लोगे तो आपकी अच्छी आगे की लाइफ अच्छी है, वो आपके लिए फायदेमंद है। तो इसके बाद बात आती है, यदि कोई ऑटोइम्यून वाला पेशेंट दिखे, उसमें हम रॉमन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइंट लीवर देने से भी स्प्लिन के दर्द में फायदा पहुंचता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि ऑटोइम्यून के पेशेंट में थैलेमस या स्प्लिन को नहीं नुकसाना है। ऐसा करने से हो सकता है इसका और एग्रावेशन बढ़ जाए। तो इसीलिए इन चीज़ों को बड़ा ध्यान रखना है कि स्प्लिन का दर्द हमें क्या बताता है, और वो क्यों उसका दर्द ऐसे यहाँ से ट्रेवल करता है, क्योंकि जब स्प्लीन एनलार्ज होता है तो अपने आसपास के जो डायफ्रागम की नर्व्स हैं, फ्रेनिक नर्व्स, उनको इरिटेट कर देगा। और क्योंकि वो नर्व्स यहाँ से यहाँ जाती हैं, तो अपना वो फिर जो रंग है वो यही दिखना शुरू करती है, डिस्पाइट ऑफ के दिक्कत तो स्प्लीन में है। इसी तरह आजकल डब्ल्यूडी देखने को मिलता है। दिक्कत डब्ल्यूडी में है, लेकिन उसकी नर्व्स जब इरिटेट करती हैं तो वो नीचे तक लंबर एरिया से नीचे फुट तक पूरा हिला देती है बंदे को। तो ये सब चीजें होती हैं जिसमें कारण पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कारण पता चल जाए एक बारी, क्योंकि बहुत आसान हो चुका है अब, बहुत ही इजी हो चुका है। इस हम अब देखेंगे कि सिर्फ स्क्रीन अगर पॉइंट देख लिया और उसकी हिस्ट्री पता कर ली, हिस्ट्री के साथ साथ उसकी करंट मेडिकल कंडीशन के साथ अगर ट्रीटमेंट देंगे, तो पेशेंट को कैसे ऑन द स्पॉट आज के टाइम में रिजल्ट मिलने लगे हैं। सिर्फ ब्राह्मण देने से रिजल्ट मिल रहा है, 5 देने से रिजल्ट मिल रहा है। तो क्यों ना, अगर इतने से रिजल्ट मिल रहा है, पेशेंट को भी ये सिखाया जाए, अपने आसपास अवेयरनेस फैलाई जाए, अपने स्कूलों में, अपने पार्क में या अपने मोहल्ले में इस चीज़ के बारे में बताया जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आजकल बच्चे अधिक टारगेट हो रहे हैं। बच्चों में अगर आप देखेंगे तो या तो वो बिल्कुल ही बल्की हो जाता है कई बार, या वो बिल्कुल ही बहुत कमजोर आ जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हमारे को ट्रीटमेंट देना है। और ट्रीटमेंट देने से पहले हमेशा पेशेंट को बोलो कि हिस्ट्री बताओ पहले तो। आप कहेंगे कि पेशेंट को याद नहीं है, तो इसको बोलो कि कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 दिन लो 3 दिन लो, लेकिन याद करो बार बार। हम ट्रीटमेंट तो शुरू कर देंगे, लेकिन हमें हिस्ट्री जाननी है कि हिस्ट्री क्या है आपकी, और हिस्ट्री में क्या निकलेगा क्या नहीं वो पेशेंट ही बता पाएगा। क्योंकि हमारे लिए हर एक चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशा है कि आपको बिल्कुल समझ आया होगा। और एक और है कि इसमें हमारी जो पहले की क्लास थी, वायरल वायरल बॉडी कंस्ट्रक्शन वाली, उसको भी हमें एक बार जरूर देखना चाहिए ताकि हमारा बेसिक क्लियर हो पाए, और हमारे को जो संशय है क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड वो भी क्लियर हो पाए। इसी के साथ सभी को जय गुरु जी, जय निर्धरती। सीखना भी एक तरह की इबादत है, सीखना सबसे अच्छी आदत है। तो सीखना भी एक तरीके की पूजा है, एक तरीके का हमारा वर्शिप है। अगर हम जितना सीखेंगे उतनी अच्छी हमारी ये आदत बनती जाएगी। इसीलिए सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद।
जय गुरु जी, जय नेत्र थेरेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।